हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कई सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, अंडाशय यानी कि ओवरीज क्या होती है, ओवरीज के बारे में पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही साथ ओवरीज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, ये भी हम कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अंडवाहिनी के बारे में यानी कि ओविडक्ट या अंडवाहिनी क्या होती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में। ठीक है, गर्भाशय की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इनमें कौन कौन सी झिल्ली जो है उपस्थित होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम योनि यानी कि वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बाह्य जननांग यानी कि बाह्य जननांग में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भाग यानी कि बलवा के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है और उन सहायक ग्रंथियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियों में दो इंपोर्टेंट ग्रंथियां हैं, एक है बर्थोलिन ग्रंथियां और दूसरी होती है दुग्ध ग्रंथियां। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक है हमारी बर्थोलिन ग्रंथियां, तो बर्थोलिन ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे दुग्ध ग्रंथि के बारे में। तो ये इंपोर्टेंट सहायक ग्रंथियां जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडाशय को कवर करेंगे, इसके बाद अंडवाहिनी को कवर करेंगे, फिर गर्भाशय को, फिर योनि और बाह्य जननांग व इसके अलावा सहायक ग्रंथियां, ये पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंडाशय की, तो अंडाशय की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी फीमेल का यानी किसी भी मादा का प्राथमिक जननांग होता है। क्या होता है, किसी भी मादा के अंदर जो प्राथमिक जननांग होता है, ठीक है, प्राथमिक जननांग वो होता है अंडाशय। तो किसी भी फीमेल के अंदर प्राथमिक जननांग क्या होता है, अंडाशय। तो अंडाशय को हम प्राथमिक जननांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्राथमिक जननांग होता है उनका काम होता है युग्मक का निर्माण करना यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो अंडाशय यानी कि ओवरी जो है ये किसी भी मादा के अंदर प्राथमिक जननांग होता है, क्योंकि ये युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, युग्मक का। और अंडाशय के द्वारा किस युग्मक का निर्माण होता है, तो मादा युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। और मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक को हम बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, मादा युग्मक को हम बोलते हैं अंडाणु। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं अंडाशय की स्थिति के बारे में, तो अंडाशय कहां स्थित होता है, ये स्थित होता है उदर गुहा में किडनी के पास। ठीक है, कहां, किडनी के पास, किडनी के पास उदर गुहा में स्थित होता है। और किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो मीसोबेरियम नामक झिल्ली के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक, तो कहां स्थित होता है अंडाशय, तो अंडाशय उदर गुहा में किडनी के पास स्थित होता है और मीसोबेरियम झिल्ली के द्वारा जुड़ा रहता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि वृषण की उत्पत्ति हुई थी भ्रूण के मेसोडर्म से, सेम उसी प्रकार आप देखेंगे कि अंडाशय की उत्पत्ति भी कहां हुई है, भ्रूण के, अंडाशय की उत्पत्ति भी भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। फिर साइज की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी अंडाशय की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 3 से लेके 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय के अगर कार्यों की बात करते हैं तो अंडाशय के दो इंपोर्टेंट कार्य हैं। ठीक है, अंडाशय का जो पहला इंपोर्टेंट कार्य है वो है अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, पहला जो इंपोर्टेंट काम है वो है अंडाणु का निर्माण करना। और दूसरा जो इंपोर्टेंट कार्य होता है अंडाशय का दूसरा जो इंपोर्टेंट कार्य है वो होता है मादा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। ठीक है, जो मादा लिंग हार्मोन्स होता है जिसको कि हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, तो मादा लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। ठीक है, मादा लिंग हार्मोन का स्रावण। ठीक है, ये दो इंपोर्टेंट कार्य होते हैं किसके, ये दो इंपोर्टेंट काम होते हैं अंडाशय के। तो अंडाशय के दो इंपोर्टेंट कार्य कौन कौन से हैं, अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा है मादा लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना। तो मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे कि लैंगिक लक्षणों के आसपास बालों का उगना आदि। ये सब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं इनका पूरा का पूरा जो विकास है किसके थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो अंडाशय के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको नोट कर लेनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाशय के कार्य इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अंडाशय के कार्य आपको कवर कर लेना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अंडाशय की संरचना की। तो
तो अंडाशय की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है? अंडाशय की जो आकृति होती है वो बादाम के समान होती है। कैसी होती है? बादाम के समान। बादाम आप लोगों ने देखा है, खाया भी होगा आप लोगों ने। तो बादाम की जैसी संरचना होती है, सेम उसी प्रकार से संरचना होती है किसकी? अंडाशय की। अब आप देखिए कि अंडाशय जो है यह एक ठोस संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? ठोस संरचना होती है, जिसमें आपको रक्त वाहिनियां भी दिखाई देती है, यानी कि ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगे। इसके अलावा तंत्रिकाएं भी दिखाई देगी, ठीक है। और आपको याद रखना है कि अंडाशय में हाइलम वाले स्थान से प्रवेश करती हैं। जो रक्त वाहिनियां होती है और जो तंत्रिकाएं होती है, ये अंडाशय के अंदर कहां से प्रवेश करती हैं? हाइलस नामक स्थान से प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इसकी स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। जो अंडाशय की संरचना होती है उसको चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है और उस लेयर को हम बोलते हैं जनन उपकला। ये चारों तरफ से अंडाशय की संरचना को एक लेयर घेरी रहती है और इस लेयर को हम बोलते हैं जनन उपकला। क्या बोलते हैं? जनन उपकला, या इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोल सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जनन उपकला की जो परत होती है, ये पूरी की पूरी जो लेयर है, ये अंडाणु की संरचना को चारों तरफ से, अंडाशय की संरचना को चारों तरफ से घेरी रहती है। तो किसी भी अंडाशय की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं जनन उपकला, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट भाग दिखाई देते हैं। देखिए, ये तो हमारा पूरा का पूरा जनन उपकला यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर हो गई। अब इसके लेयर के अंदर जो पूरा का पूरा पदार्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यानी अंडाशय के अंदर का जो पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा। और स्ट्रोमा जो है दो भागों में विभाजित होता है। जो स्ट्रोमा होता है ये दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो बाहरी भाग है, ये वाला जो पूरा का पूरा बाहरी भाग, ये पूरा जो बाहरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा अंदर वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। तो पूरे के पूरे मेडुला वाले भाग के अंदर आप देखेंगे कि यहां पे आपको अंडाशय के अंदर कई सारी प्राथमिक पुटिकाएं दिखाई देती है। क्योंकि अंडाशय के अंदर तो हमने पढ़ ही रखा है कि अंडाशय के अंदर बहुत सारी संख्या में लगभग 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में जो प्राथमिक पुटिकाएं होती है वो उपस्थित रहती है। तो अब जो प्राथमिक पुटिका होती है, ये तो प्राथमिक पुटिका यानी कि प्राइमरी फोलिकल है। ये क्या है? ये प्राइमरी फोलिकल है यानी कि प्राथमिक पुटिका। फिर प्राथमिक पुटिका किसमें बदलती है? जैसे ही कोई भी फीमेल जो है मासिक चक्र में प्रवेश करती है, मतलब जैसे ही कोई भी फीमेल पुबर्टी एज में इंटर करती है तो उसके अंदर मासिक चक्र की प्रक्रिया होने लगती है। तो हर एक मासिक चक्र के दौरान पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक में ये जो प्राइमरी फोलिकल होती है, ये प्राइमरी फोलिकल पहले बदल जाएगी किसमें? सेकेंडरी फोलिकल में बदल जाएगी, यानी कि द्वितीयक पुटिका में बदल जाएगी। फिर इसके बाद द्वितीयक पुटिका किसमें बदल जाएगी? ये द्वितीयक पुटिका बदल जाएगी तृतीयक पुटिका में, ठीक है, यानी कि टर्सरी फोलिकल में बदल जाएगी। और फिर इसके बाद एक संरचना बन जाएगी यहां पे, फिर यहां पे बन जाएगा क्या? यहां पे एक ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है। तो इनको अगर आप लोग अलग से नाम लिखना चाहते हैं तो आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं। ये है प्राथमिक पुटिका, ये है फिर द्वितीयक पुटिका, ये है तृतीयक पुटिका और ये है परिपक्व पुटिका यानी कि ग्राफियन पुटिका, ठीक है। तो अंडाशय की संरचना में आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो अंडाशय की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है, जिस लेयर को हम बोलते हैं जनन उपकला। और फिर इसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा दो भागों में विभाजित होता है, कार्टेक्स और मेडुला, ठीक है। कार्टेक्स जो होता है ये बाहरी वाला पूरा भाग होता है और ये जो अंदर का पूरा भाग है ये क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। और मेडुला के अंदर आप देखेंगे कि प्राइमरी फोलिकल जो है, प्राथमिक पुटिका जो होती है, वो प्राथमिक पुटिका मासिक चक्र के दौरान किसमें बदलने लग जाती है? ग्राफियन पुटिका में। तो ये प्राथमिक पुटिका है, आप लोग यहां पे प्राथमिक पुटिका लिख सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक पुटिका। फिर प्राथमिक पुटिका किसमें बदल जाएगी? ये प्राथमिक पुटिका बदलेगी किसमें? द्वितीयक पुटिका में, ठीक है। तो ये बदल जाएगी द्वितीयक पुटिका में। फिर द्वितीयक पुटिका के बाद तृतीयक पुटिका बन जाएगी। कौन सी पुटिका बन जाएगी? तृतीयक पुटिका बन जाएगी। और फिर तृतीयक पुटिका के बाद अंत में जाकर के एक मैच्योर ग्राफियन फोलिकल यानी कि ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो जाता है। तो ये जो ग्राफियन पुटिका होती है ना, यही ग्राफियन पुटिका फटती है मासिक चक्र के 14वें दिन और अंडाणु बाहर निकल करके अंडवाहिनी में आ जाता है। यानी हमको यह समझ में आया कि ग्राफियन पुटिका जब फटती है 14वें दिन, तो 14वें दिन एलएच हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है एलएच हार्मोन्स, और उस एलएच हार्मोन्स की सक्रियता में क्या होता है? ग्राफियन पुटिका फटती है मासिक चक्र के 14वें दिन और अंडोत्सर्ग हो जाता है। अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन क्या होता है?
तो किसी भी ग्राफियन पुटिका के फटने से अंडाणुओं के जो बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया होती है वही कहलाती है अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग की परिभाषा या डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि ग्राफियन पुटिका के फटने से जो अंडाणु मुक्त होता है बाहर, उस अंडाणु के बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, तो मासिक चक्र के 14वें दिन यही ग्राफियन पुटिका फटेगी और इसमें से सेकेंडरी ओसाइड यानी कि अंडाणु या ओवम जो है बाहर निकल जाएगा और कहां चला जाएगा, अंडवाहिनी में चला जाएगा। तो ये पूरी की पूरी संरचना आपने अंडाशय में देखी। इसके अलावा एक यहां पे संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलस। क्या बोलते हैं, यहां पे जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं हाइलस। और हाइलस वाले भाग से हमने क्या बताया आपको कि हाइलस वाले भाग से यहां से इस प्रकार से ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है इस प्रकार से अंडाशय की संरचना के अंदर ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं जो होती है वो फैली होती है। तो किसी भी अंडाशय की संरचना में आपको याद रखना है कि एक झिल्ली होती है बाहर हाइलस, और इस हाइलस झिल्ली से ही जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है और जो तंत्रिकाएं होती है, ये रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं जो है प्रवेश करती है। और अंडाशय की संरचना को चारों तरफ से एक लेयर घेरी रहती है, जनन उपकला, और जनन उपकला के अंदर का पूरा पदार्थ स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा दो भागों में बटा होता है, कार्टेक्स और मेडुला। ठीक है, तो ये हो गया बाहर वाला भाग कार्टेक्स होता है और अंदर वाला भाग पूरा क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अंडाशय की आकृति कैसे होती है, बादाम के समान। आपने बादाम की संरचना देखी है, लगभग इसी प्रकार से होती है। और अंडाशय जो है एक ठोस संरचना होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं जो है हाइलस वाले भाग से प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये हाइलस वाला भाग है और इस हाइलस वाले भाग से यहां से प्रवेश कर रही हैं रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं। फिर अंडाशय की जनन उपकला द्वारा ढकी रहती है, मतलब अंडाशय की जो लेयर होती है चारों तरफ से एक जनन उपकला के परत के द्वारा घिरी रहती है। फिर जनन उपकला के भीतर स्थित भाग को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो जनन उपकला है यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, इसके अंदर का पूरा भाग स्ट्रोमा कहलाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंडाशय की संरचना का। इसके बाद हम बात करते हैं अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है, 2। अंडाशय की संख्या भी आप लोग लिख लेंगे कितनी होती है, अंडाशय की संख्या भी कितनी होती है, 2। तो अंडाशय की संख्या भी होती है 2। और इसके बाद हम देखेंगे अंडवाहिनी, तो अंडवाहिनी की संख्या भी कितनी होती है, अंडवाहिनी की संख्या भी होती है कितनी, 2। तो अंडवाहिनी 2 की संख्या में होते हैं, इनको भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है। कहां से फैली रहती है, जो अंडाशय की परिधि होती है उस अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली रहती है, उस संरचना को हम बोलते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी जो होती है यही जो है निषेचन का स्थल है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो मानव में जो निषेचन होता है वो मादा की अंडवाहिनी नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो अंडाशय की संरचना जो होती है, अंडाशय की संरचना के बाद जो अंडवाहिनी की संरचना होती है, ठीक है, अंडवाहिनी की संरचना जो है अंडाशय की परिधि से शुरू हो जाती है और गर्भाशय तक जाकर के फैली रहती है। और यही एक ऐसा स्थान है जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अगर आप यहां पे डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको थोड़ा समझना है, ये वाली जो संरचना होती है, ये संरचना क्या कहलाती है, ये संरचना कहलाती है ओवरी। क्या कहलाती है, ये वाली संरचना कहलाती है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या भी आपने देखी कितनी होती है, अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक अंडाशय ये हो गया, दूसरा अंडाशय ये। अब इसके बाद हम अंडवाहिनी देख रहे हैं। तो अंडवाहिनी में हमने क्या कहा कि यह अंडाशय की परिधि से लेकर कहां तक फैली रहती है, अंडाशय की परिधि से लेकर के गर्भाशय तक फैली रहती है। तो देख सकते हैं ये अंडाशय की परिधि हो गई, ये अंडाशय की परिधि हो गई, और अंडाशय की परिधि से ये अंडवाहिनी आ रही है कहां तक, ये गर्भाशय के भाग तक। तो यहां से गर्भाशय स्टार्ट हो जाता है ये, और गर्भाशय के यहां से लेकर गर्भाशय से लेकर के अंडाशय की जो परिधि यानी यहां तक का जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पूरे भाग को अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में आपको याद रखना टोटल 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, 3 भाग में आपको याद रखना है कि जो पहला भाग होता है, ये वाला भाग, ये झालर वाला भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं, जिनको हम इनफंडीबुलम बोलते हैं। ठीक है, इनफंडीबुलम। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि अंडाशय की संरचना के बाद जब हम अंडवाहिनी की संरचना पढ़ते हैं तो अंडवाहिनी की संरचना में हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला है इनफंडीबुलम, जिसको हम कीप भाग बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कीप भाग। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं कीप भाग। ठीक है, कीप भाग, क्योंकि यह कीप के समान होता है। कीप का मतलब है कि पतली संरचना रहेगी और लास्ट में जाकर के चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कीप बोलते हैं। तो कीप भाग जो होता है वो कहलाता है, ये कीप वाला भाग क्या कहलाता है, इनफंडीबुलम। ये वाला जो भाग है,
ये भाग इनफंडिबुलम कहलाता है, यानी कि कीप भाग कहलाता है। फिर ये जो बीच वाला भाग है, एक होता है एम्पुला और एक होता है इस्थमस, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि दो भाग होते हैं टोटल, ठीक है, एम्पुला हो गया और इस्थमस हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टोटल जो है अंडवाहिनी जो है तीन भागों से मिलकर के बनी होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ये तीनों भागों से मिलकर के अंडवाहिनी की संरचना जो है बनी होती है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या बताया कि अंडवाहिनियों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। तो आप देख भी सकते हैं यहां से लेकर के, ठीक है, यहां तक एक अंडवाहिनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी अंडवाहिनी हो गई। और अंडवाहिनी की खास बात क्या है कि जो मानव में निषेचन होता है, निषेचन यहीं पे होता है, ठीक है। इसी अंडवाहिनी में एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे यहीं पे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये संपन्न होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान में रखना था। तो हमने क्या कहा कि जो अंडवाहिनी होती है ये अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली रहती है और अंडवाहिनी ही निषेचन का स्थल है, यहीं पर निषेचन होता है। और जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट तक का जो परिवर्धन होता है ये अंडवाहिनी में ही करता है, ठीक है। और इसके बाद अंडवाहिनी जो है जाइगोट को कहां स्थापित कर देती है, गर्भाशय तक ले जाती है। तो जाइगोट को कहां तक ले जाना, गर्भाशय तक ले जाने में किसकी भूमिका होती है, अंडवाहिनी की भूमिका होती है। तो सिंपल सी बात है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण में क्या होता है, जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसमें 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो जब ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, यानी 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तब उस भ्रूण का स्थापन कहां हो जाएगा, तब वो भ्रूण आ जाएगा कहां पर, वो आ जाएगा गर्भाशय में, और गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाएगा। तो यानी अंडवाहिनी में जो भ्रूण का निर्माण होता है वो केवल और केवल ब्लास्टोसिस्ट तक की अवस्था का होता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था के बाद पूरा का पूरा जो जाइगोट से भ्रूण बना है वो भ्रूण कहां जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाएगा। और फिर पूरा का पूरा जो 9 महीने पूरा का पूरा डेवलपमेंट होगा, किसी भी बर्थ का, किसी भी बच्चे का जन्म जो होगा या किसी भी बच्चे का जो पूरा का पूरा आप देखेंगे 9 महीने तक जो उसका निर्माण होता है वो कहां होगा, फिर वो पूरा का पूरा गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदर होता है। तो अंडवाहिनी में आपको याद रखना है कि इसकी संख्या 2 होती है। ये अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली होती है। इसका काम क्या होता है, जाइगोट को कहां तक ले जाना, जाइगोट या भ्रूण को ले जाना कहां तक, गर्भाशय में ले जाकर के स्थापित करना, यह भी इसका काम होता है, ठीक है। और यहीं पे निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन का स्थान जो है अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। अब अंडवाहिनी के प्रमुख भाग अगर आप देखेंगे तो अंडवाहिनी के प्रमुख भाग में 3 इंपोर्टेंट भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है कीप भाग। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग होता है कीप भाग, कीप, ठीक है। पहला भाग होता है कीप भाग, ठीक है, कीप भाग। तो कीप भाग को हम क्या बोलते हैं, कीप भाग को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो कीप भाग को हम क्या बोलते हैं, तो कीप भाग को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है। कीप भाग आपको सबसे पहले समझना है, यह अंडवाहिनी का वह भाग होता है जो अंडाशय के निकट होता है। अंडाशय के निकट स्थित भाग जो होता है अंडवाहिनी का, वो क्या कहलाता है, कीप भाग कहलाता है, यानी कि इनफंडिबुलम कहलाता है। और यह जो कीप भाग होता है यह किसके समान होता है, यह एक झालर के समान होता है। इनके किनारे पर आप देखेंगे कई सारी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, झालर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो अंडवाहिनी के पहला भाग है जिसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसमें अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से। और इस अंगुली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस अंगुली नुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पहला इंपोर्टेंट भाग है अंडवाहिनी का वो होता है कीप भाग, और कीप भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो ये जो सबसे किनारे वाला भाग है जो कि अंडाशय के निकट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम, यानी कि कीप भाग बोलते हैं। तो पहला भाग तो आपको समझ में आ गया कि कीप भाग कहां पे होता है, तो ये सबसे किनारे होता है, अंडवाहिनी का सबसे पहला भाग है और ये अंडाशय के सबसे निकट है। तो अंडाशय के सबसे निकट जो अंडवाहिनी का भाग होता है वो कहलाता है इनफंडिबुलम, यानी कि कीप भाग। और इस कीप भाग में कई सारे अंगुली नुमा प्रवर्ध यानी कि अंगुली की समान संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से, जिनको हम क्या बोलते हैं, झालर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं झालर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अंडोत्सर्ग जब हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु को एकत्र करने में इनका प्रमुख योगदान होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अंडाशय के अंदर क्या होता है, ये अंडाशय है और अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, अंडाशय के अंदर बनते हैं अंडाणु।
तो अंडाणु जब निकल करके मुक्त होंगे, मासिक चक्र का जो 14वां दिन होता है, 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है और अंडाणु मुक्त होकर के कहां जाता है, इसी झालर वाले भाग से प्रवेश करता है। मतलब सबसे पहले अंडाणु को कौन अपने अंदर जो है अवशोषित करता है, तो आपको याद रखना यही झालर वाला केप भाग, जिसको कि हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। तो अंडाशय के अंदर से जब अंडाणु मुक्त होगा, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग, तो अंडोत्सर्ग के बाद जो अंडाणुओं को सबसे पहले ग्रहण करने वाला भाग है वो है इनफंडिबुलम भाग, यानी अंडवाहिनी का पहला भाग, जिसको हम बोलते हैं कीप भाग या इनफंडिबुलम। यही सबसे पहले अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को अपने अंदर खींचेगा और अपने अंदर जाकर के इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम यानी कि कीप भाग। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा इंपोर्टेंट भाग होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला जो है यह अंडवाहिनी का मध्य भाग होता है। क्या होता है, यह मध्य भाग होता है किसका, अंडवाहिनी का, जो चौड़े भाग में होता है। ठीक है, जो चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं हमारे यहाँ पे ये जो चौड़ा वाला भाग होता है, इस चौड़े वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, और ये मध्य भाग होता है। ठीक है, तो पहला भाग जो हो गया, किनारे वाला भाग जो हो गया इनफंडिबुलम हो गया, केप भाग, और फिर अंत वाला भाग होता है इस्थमस। तो इस्थमस और इनफंडिबुलम, इन दोनों के बीच में जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पुला आपको समझ में आ गया कि ये जो है अंडवाहिनी का मध्य भाग होता है। ठीक है, मध्य भाग अंडवाहिनी का कौन सा होता है, एम्पुला होता है। फिर इसके बाद आपको तीसरा इंपोर्टेंट भाग देखना है इस्थमस। इस्थमस में आपको देखना है कि यह अंडवाहिनी का अंतिम और संकरा भाग होता है, जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है। ठीक है, तो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ने वाला भाग कौन सा कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। ये वाला भाग देखिए इस्थमस है, ये वाला भाग इस्थमस है, और ये इस्थमस वाला भाग ही अंडवाहिनी को किससे जोड़ रहा है, आगे चल के ये जोड़ रहा है गर्भाशय से। ठीक है, ये होता है गर्भाशय की संरचना। तो गर्भाशय को कौन जोड़ रहा है, अंडवाहिनी का जो इस्थमस वाला भाग है, यही वाला भाग जो है, यही वाला अंडवाहिनी का जो भाग है इस्थमस, ये किससे जोड़ता है भैया, ये जोड़ता है अंडवाहिनी को किससे, गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक है क्या, इसके बाद हमारा टॉपिक है गर्भाशय। तो हमने पूरा का पूरा अंडाशय कवर कर लिया, इसके बाद हमने अंडवाहिनी कवर कर लिया। तो अंडवाहिनी में आपको याद रखना है कि निषेचन होता है, और निषेचन का स्थल यही होता है, और अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर के बना होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस वाले जंक्शन में क्या होता है, निषेचन होता है। एम्पुला जो होता है वो चौड़ा वाला भाग होता है, मध्य भाग होता है, और इस्थमस जो है सकरा भाग होता है, जो कि अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। अब आप देखेंगे गर्भाशय, तो गर्भाशय को हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की अगर हम बात करते हैं तो गर्भाशय जो है 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है, 3 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला जो इंपोर्टेंट भाग है वो होता है फंडस। क्या होता है, पहला जो इंपोर्टेंट भाग होता है वो होता है फंडस। ठीक है, और ये जो फंडस होता है ना, ये गुंबदाकार भाग होता है। गुंबदाकार भाग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मंदिरें वगैरह देखी है। ठीक है, मंदिर में जो गुंबद बने होते हैं ना, गुंबद मतलब ऐसे उठे टाइप के जो संरचना होती है ना, उसको हम गुंबद बोलेंगे। ठीक है, तो ये गुंबदाकार संरचना होती है। ठीक है, गुंबदाकार संरचना होती है। तो फंडस की जो संरचना होती है ये होती है गुंबदाकार संरचना। गर्भाशय में आपको याद रखना है कि गर्भाशय जो होता है पूरी तरह से, गर्भाशय की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, उल्टे नाशपाती के समान। जैसे आप लोगों ने पियर यानी कि नाशपाती देखा है, तो उल्टे नाशपाती के समान किसकी संरचना होती है, उल्टे नाशपाती के समान संरचना होती है किसकी, गर्भाशय की। तो ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, उल्टे नाशपाती के समान। तो संरचना जो होती है किसी भी गर्भाशय की, तो गर्भाशय की जो संरचना होती है कैसी होती है, गर्भाशय की जो संरचना होती है ये उल्टे नाशपाती के समान होती है। ठीक है, तो गर्भाशय की संरचना में आपको 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग होता है फंडस, दूसरा भाग होता है गर्भाशय गुहा यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूट्रस कैविटी। क्या बोलते हैं, यूट्रस कैविटी बोलते हैं। और इसके बाद फिर गर्भाशय का तीसरा भाग है ग्रीवा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू समझना है, डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास अंडाशय की संरचना है, सॉरी ये हमारे पास गर्भाशय की संरचना है। तो गर्भाशय की संरचना में हमने क्या बताया कि गर्भाशय की संरचना जो है 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। कितने भागों से मिलकर बनी होती है, 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। तो 3 भाग में देखिए जो पहला वाला भाग होता है ये ऊपर का जो गुंबद का आकार होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फंडस। तो फंडस ये गर्भाशय का पहला भाग होता है जो कि ऊपरी उठा हुआ भाग होता है। ठीक, तो ये होता है फंडस। फिर फंडस के बाद जो गर्भाशय का दूसरा मेन भाग होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूट्रस बॉडी। ठीक है, तो ये दूसरा जो मेन भाग है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं यूट्रस बॉडी। ठीक है, यूट्रस बॉडी।
तो ये यूट्रस बॉडी है, ठीक है, यूट्रस बॉडी। तो यूट्रस बॉडी यानी गर्भाशय गुहा, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा है? गर्भाशय गुहा। गर्भाशय की जो मेन गुहा होती है, जिसमें पूरे के पूरे 9 महीने तक आप देखेंगे जो पूरा का पूरा जो बच्चा है वो वहां पे विकसित होगा, उस भाग को हम क्या बोलेंगे? उसी भाग को हम बोलेंगे यूट्रस कैविटी, मतलब गर्भाशय गुहा, ठीक है। या यूट्रस बॉडी आप लोग यहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। यूट्रस बॉडी यानी कि गर्भाशय की मेन बॉडी, ठीक। फिर इसके बाद गर्भाशय की जो गुहा होती है, सक्रिय गुहा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स यानी कि ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स यानी कि ग्रीवा बोलते हैं इस भाग को। और फिर ग्रीवा की जो कैविटी होती है, ठीक है, सर्विक्स की जो कैविटी होती है, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको हम सर्विकल केनाल बोलते हैं, ठीक है। सर्विक्स की जो कैविटी होती है, मतलब जो ग्रीवा की नली होती है, उसको हम ग्रीवा नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा नाल बोलते हैं। ये सर्विक्स है और सर्विक्स की जो कैविटी है, पूरी की पूरी जो गुहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रीवा नाल। यानी कि गर्भाशय का जो पूरा का पूरा यूट्रस है, यूट्रस में आपने देखा कि गर्भाशय का जो सकरा भाग है वो सर्विक्स कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। और ग्रीवा की जो नली होती है इसको हम ग्रीवा नाल बोलते हैं, यानी कि सर्विकल केनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विकल केनाल बोलते हैं। तो गर्भाशय की संरचना में सबसे पहले तो आपने देखा कि गर्भाशय की संरचना में हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो गुंबदकार भाग होता है, ऊपरी वाला ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है फंडस। बीच वाली जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं यूट्रस बॉडी, यानी कि गर्भाशय गुहा या गर्भाशय की मेन बॉडी। फिर इसके बाद अंत में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा गर्भाशय का जो तीसरा भाग होता है वो होता है सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, और ग्रीवा की जो नली होती है वो क्या कहलाती है? ग्रीवा नाल कहलाती है, ठीक है। तो ये सर्विक्स होता है तीसरा भाग, और सर्विक्स की जो पूरी की पूरी कैविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विकल केनाल, यानी कि ग्रीवा नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा नाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? जो हमारा यूट्रस होता है, ठीक है। यूट्रस जो है आपने देखा 3 भागों से मिलकर बना होगा, फंडस, गर्भाशय गुहा और ग्रीवा। 3 भागों से मिलकर बना है गर्भाशय की संरचना। अब इसमें आप देखेंगे कि जो गर्भाशय की परतें होती है, ठीक है, गर्भाशय 3 भागों से मिलकर बना होता है, और गर्भाशय के अंदर जो लेयर होती है, गर्भाशय के अंदर 3 ही परत होती है, 3 ही लेयर होती है, ठीक है। और आप देखेंगे सबसे पहली जो लेयर होती है गर्भाशय की वो होती है पेरीमेट्रियम। क्या होती है? पहली जो परत होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम होती है ना, ये सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? ये सबसे बाहरी परत होती है पेरीमेट्रियम, जो कि पतली परत होती है। फिर इसके बाद मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य परत होती है, ठीक है, जो कि कैसी होती है? मांसल परत होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो है मांसल भाग होता है और मध्य वाली परत होती है, मध्य लेयर होती है। फिर इसके बाद जो तीसरी गर्भाशय की लेयर है वो है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो है सबसे आंतरिक लेयर होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है सबसे आंतरिक लेयर होती है, और यही एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलती है जब किसी भी फीमेल के अंदर मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रजो चक्र स्टार्ट हो जाता है। तो यही एंडोमेट्रियम जो है पहले से 5वें दिन तक क्या होती है? टूट टूट करके बाहर निकलती है ब्लड या श्लेष्मा के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं कि लड़कियों के अंदर पीरियड्स का आना। तो सीधी सी बात है कि मासिक चक्र के अंदर जो लड़कियों में पहले से 5वें दिन तक ब्लीडिंग होती है, या ब्लड या श्लेष्मा जो बाहर निकलता है योनि या वजाइना के माध्यम से, ठीक है, तो वो क्या निकलता है? एंडोमेट्रियम ही क्या होती है? टूट टूट करके योनि के माध्यम से बाहर निकलती है मासिक चक्र के दौरान। तो मासिक चक्र के पहले से 5वें दिन तक रजोस्राव होता है, यानी कि ब्लड जो है बाहर निकलता है लगातार। किसके कारण? तो यही एंडोमेट्रियम पर टूट टूट करके बाहर निकलती है। अचानक से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में जब कमी आती है तब यह प्रक्रिया जो है होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो है यह सबसे आंतरिक परत होती है, और यही आंतरिक परत एंडोमेट्रियम जो होती है, यही आपको याद रखना है कि मासिक चक्र में यही एंडोमेट्रियम क्या होती है? मासिक चक्र के दौरान यही एंडोमेट्रियम जो है टूट टूट करके बाहर निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रजोस्राव। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रजोस्राव, यानी कि पीरियड्स का आना। तो ठीक है, रजोस्राव होगा मतलब लड़कियों के अंदर पीरियड्स का आना शुरू हो जाता है जैसे ही मासिक चक्र का स्टार्टिंग से लेकर के 5वें दिन तक यह प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो गर्भाशय की 3 परतें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तीनों परतों को आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है, तो तीनों परतों को आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, ठीक है, सबसे बाहरी वाली जो परत होती है इसको हम बोलते हैं, ये बाहरी वाले जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम हो गया हमारी मध्य वाली परत, एंडोमेट्रियम हो गया हमारी कौन सी परत? अंदर वाली परत। तो ये जो बाहरी परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। तो ये जो सबसे बाहरी परत होती है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम इसको बोलते हैं। ये पतली लेयर होती है। फिर पेरीमेट्रियम के बाद जो मध्य वाली परत, ये जो मांसल वाली परत, ये मध्य वाली जो पूरी पूरी लेयर है,
इस मध्य वाली लेयर या मध्य वाली परत को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और फिर इसके बाद एक और परत बची है सबसे अंदर, ठीक है, और वो परत जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम के बाद जो एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो सबसे आंतरिक वाली संरचना होती है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय 3 भागों से मिलकर के बना होता है, ठीक है, जिसमें हमने पहला भाग क्या देखा, फंडस, दूसरा भाग हमने देखा गर्भाशय गुहा और तीसरा भाग हमने देखा ग्रीवा। तो इन 3 भागों से मिलकर के गर्भाशय की संरचना बनी होती है। और इसके अलावा गर्भाशय की संरचना के चारों तरफ 3 लेयर होती है और उन तीनों लेयर में से जो सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो कि पतली झिल्ली के रूप में होती है, बाहरी परत होती है। फिर जो मांसल परत होती है, बीच वाली जो मांसल परत होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, ये है मायोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक में होती है एंडोमेट्रियम। और यही एंडोमेट्रियम जो है टूट टूट करके योनि या वजाइना के माध्यम से जब बाहर निकलती है तो इसमें रजोस्राव होता है। तो हम कहते हैं कि लड़कियों के अंदर पीरियड्स का आना शुरू हो गया है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गर्भाशय की संरचना 3 भागों से मिलकर बनी होती है और गर्भाशय की संरचना में 3 ही लेयर होती है, ठीक है, 3 ही लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे आंतरिक परत होती है। जब अंडवाहिनी के अंदर जाइगोट बन जाता है 32 कोष की अवस्था वाला, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तो ये जब भ्रूण बनने लग जाता है, किसी भी जाइगोट से जब भ्रूण बनने लग जाता है तो ये भ्रूण आकर के कहां स्थापित होता है, ये भ्रूण आकर के गर्भाशय के इसी एंडोमेट्रियम यानी कि आंतरिक भाग में आकर के पूरी की पूरी तरह क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है आकर के भ्रूण। और फिर उसके आगे का पूरा विकास यही गर्भाशय के अंदर होता है। तो केवल और केवल अंडवाहिनी के अंदर क्या होगा, अंडवाहिनी में निषेचन होगा और निषेचन के बाद विदलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 32 कोष की अवस्था वाला भ्रूण बनेगा। तो इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट तक का भ्रूण का जो विकास होगा वो अंडवाहिनी में होगा। उसके बाद फिर जो हमारा पूरा का पूरा भ्रूण बन चुका है अंडवाहिनी के अंदर 32 कोष की अवस्था वाला, ये कहां जाकर के स्थापित हो जाता है, गर्भाशय के अंदर आकर के स्थापित हो जाता है। और फिर उसके आगे का विकास कहां होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है गर्भाशय में 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तीनों लेयर आपसे याद रहेगी, तीनों परतें आपसे याद रहेगी। और गर्भाशय के टोटल 3 भाग होते हैं, यह भी आपको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब हम समझते हैं वजाइना यानी कि योनि या वजाइना क्या होती है, ठीक है, योनि या वजाइना क्या होती है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। तो देखिए गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ठीक है, गर्भाशय की जो ग्रीवा है, ये गर्भाशय की ग्रीवा आगे बढ़ती है। कहां बढ़ती है, ये गर्भाशय की ग्रीवा आगे आती है और आगे बढ़ करके एक पेशीय नलिका का निर्माण करती है, पेशीय नलिका में खुलती है। कहां खुलती है, पेशीय नलिका में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है, ठीक है, सक्रिय परत होती है। तो गर्भाशय की जो सक्रिय परत होती है वो ग्रीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहलाती है। तो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है ये आगे आती है और आगे बढ़ करके एक पेशीय नलिका में खुलती है। किसके रूप में, एक पेशीय यानी कि मास्कुलर नलिका के रूप में खुलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझना पड़ेगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, हमने क्या कहा कि गर्भाशय की जो सबसे सक्रिय लेयर होती है क्या कहलाती है, गर्भाशय की ग्रीवा कहलाती है, यानी कि सर्विक्स कहलाती है। तो इस सर्विक्स वाले भाग, ये सर्विक्स वाला भाग आगे चल के एक पेशीय नलिका में खुलता है, ठीक है। ये सर्विक्स वाला भाग ये एक पेशीय नलिका के रूप में आगे खुलता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं योनि यानी कि वजाइना, ठीक है। ये होती है योनि यानी कि वजाइना। तो योनि या वजाइना की संरचना अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि योनि या जो वजाइना होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी किसी भी मेल और फीमेल, किसी भी मेल और फीमेल के में जब संभोग की प्रक्रिया होती है, मैथुन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पुरुष अपना वीर्य है उसको कहां गिरा देता है, उसको गिरा देता है मादा की योनि यानी कि वजाइना के अंदर। तो योनि या वजाइना के माध्यम से होते हुए शुक्राणु कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं अंडवाहिनी में और फिर यहीं जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी योनि का पहला काम क्या हो गया,
स्खलन के समय स्खलन के समय वीर्य को ग्रहण करना, ठीक है। तो स्खलन के समय जो वीर्य त्याग होता है उसको कौन ग्रहण करता है? योनि या वजाइना ही ग्रहण करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब मासिक चक्र होता है किसी भी फीमेल के अंदर, तो मासिक चक्र के दौरान क्या होता है कि फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है वो टूट टूट करके बाहर आती है, मतलब गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये टूट टूट करके बाहर आती है। और टूट टूट करके बाहर जब निकलती है तो किसके माध्यम से निकलती है? तो योनि या वजाइना के माध्यम से ही बाहर निकलती है। तो योनि या वजाइना के दो इंपॉर्टेंट काम हैं। स्खलन के समय जो वीर्य का त्याग किया जाता है किसी भी पुरुष के द्वारा, उसको योनि या वजाइना के माध्यम से ही ग्रहण किया जाएगा। तो पहला योनि का कार्य हो गया कि स्खलन के समय वीर्य को प्राप्त करना, ये पहला काम हो गया। और दूसरा जो कार्य आपको पता होना चाहिए योनि या वजाइना का, तो ये मार्ग प्रदान करती है किसके लिए? मासिक चक्र के दौरान जब एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर निकलती है तो उसके लिए मार्ग प्रदान करती है बाहर निकलने के लिए। तो वो संरचना कहलाती है योनि यानी कि वजाइना। तो वजाइना के दो इंपॉर्टेंट कार्य आपको समझ में आ गए। तो हमने क्या कहा कि ये जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, गर्भाशय की ग्रीवा आगे आती है और एक पेशीय नलिका में खुल जाती है। तो ये जो पूरी की पूरी पेशीय नलिका है ये कहलाती है योनि यानी कि वजाइना कहलाती है। इसकी लगभग 8 सेंटीमीटर जो है लंबाई होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हमने आपको क्या बताया कि जो योनि या वजाइना होती है ये गर्भाशय ग्रीवा के आगे बढ़ने से खुलती है और एक पेशीय नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं यानी कि वजाइना बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि गर्भाशय की जो ग्रीवा है ये आगे जाती है और एक पेशीय नलिका के रूप में खुल जाती है आगे चल के, और इसी को हम बोलते हैं योनि यानी कि वजाइना। देखिए योनि के पीछे एक झिल्ली उपस्थित होती है। क्या होती है? योनि के पीछे एक झिल्ली उपस्थित होती है जिससे हम हाइमन झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे हम हाइमन झिल्ली बोलते हैं। तो हाइमन झिल्ली को ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही किसी भी फीमेल के अंदर प्राथमिक यानी कि पहली बार संभोग होता है, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक संसर्ग बोलते हैं, मतलब प्राथमिक बार पहली बार जैसे ही मैथुन की प्रक्रिया होगी, जैसे ही पहली बार संभोग की प्रक्रिया होती है किसी भी मादा के अंदर, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो हाइमन नामक झिल्ली होती है ये हाइमन झिल्ली जो है टूट जाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि किसी की हाइमन झिल्ली टूट चुकी है, इसका मतलब ये मानते हैं कि वह महिला पहले ही किसी के साथ संभोग कर चुकी है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हाइमन झिल्ली टूट चुकी है तो इसका डायरेक्ट आप आरोप महिला पे ये नहीं लगा सकते हैं कि उसने पहले ही किसी के साथ संभोग की प्रक्रिया कर ली है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि ज्यादा साइकिलिंग करने से, ज्यादा साइकिल चलाने से, या कि ज्यादा मात्रा में घुड़सवारी करने से, या कि कई अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करने के माध्यम से भी ये हाइमन झिल्ली जो है टूट जाती है। तो ये भ्रम बिल्कुल माइंड से निकाल देना है कि हाइमन झिल्ली अगर टूट चुकी है इसका मतलब क्या है कि वह महिला पहले ही संभोग कर चुकी है, ठीक है। तो घुड़सवारी करने से, साइकिलिंग करने के दौरान और कई अलग अलग प्रकार से एक्सरसाइज करने के माध्यम से भी हाइमन झिल्ली जो है टूट सकती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो योनि की संरचना आपने देखी। योनि की संरचना में हमने क्या बताया कि गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है ये आगे जाती है और एक नली के रूप में खुल जाती है जिसको हम बोलते हैं योनि यानी कि वजाइना। और योनि के पीछे एक झिल्ली उपस्थित रहती है और इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को हम बोलते हैं हाइमन झिल्ली। क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को हम बोलते हैं हाइमन झिल्ली। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर योनि की लंबाई पूछी गई है, तो योनि की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर आपको नोट कर लेनी है। फिर जो योनि होती है, ठीक है, जो योनि होती है आपको याद रखना है, जो योनि होती है, योनि जो होती है ये स्त्रियों में मैथुनी अंग की तरह कार्य करती है। जैसे पुरुष में मैथुनी अंग की तरह कौन कार्य करता था? पेनिस यानी कि शिश्न जो है मैथुन की क्रिया में भाग लेता था। उसी प्रकार फीमेल में जो मैथुन की क्रिया में भाग लेने वाला अंग होता है वो होता है योनि यानी कि वजाइना। तो योनि या वजाइना के माध्यम से ही क्या होता है? मैथुन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर लेना है। योनि की संरचना में बस आपको इतना ही कंफर्म करना है कि योनि जो है एक ऐसी संरचना होती है जो कि मैथुन की प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी किसी भी महिला का मैथुनी अंग होता है योनि, और ये मैथुन की प्रक्रिया में भाग लेती है और जो पुरुष के द्वारा स्खलन के समय वीर्य का स्खलन किया जाता है उस वीर्य को प्राप्त करती है, ठीक है। तो मैथुन की क्रिया के माध्यम से ही जो वीर्य का स्खलन होता है वो कहां होगा? वो महिला की योनि में ही होता है। और फिर योनि या वजाइना के माध्यम से ही होते हुए जो शुक्राणु होते हैं, चूंकि वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं और वो शुक्राणु योनि या वजाइना के माध्यम से ही होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं और फिर वहीं पे जाके क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। तो योनि या वजाइना की संरचना आपने देख ली। यह किसी भी महिला का मैथुनी अंग होता है जो कि मैथुन की प्रक्रिया में भाग लेने का कार्य करता है। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है लगभग, और योनि के पीछे एक झिल्ली उपस्थित होती है जिसको हम हाइमन झिल्ली बोलते हैं, ठीक है।
तो इतनी बातें आपको याद रखनी है योनि या वजाइना से संबंधित। और इसके अलावा जो बात याद रखनी है वो है वजाइना के कार्य, यानी कि योनि के कार्य। तो पहला कार्य हमने क्या कहा कि स्खलन के समय वीर्य को प्राप्त करना, ये पहला कार्य है योनि का, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि मार्ग प्रदान करना। किसके लिए मार्ग प्रदान करना? जब किसी भी महिला के अंदर मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है तो एंडोमेट्रियम टूट टूट करके बाहर आती है, और बाहर आने के लिए जो मार्ग प्रदान करती है वो संरचना होती है योनि यानी कि वजाइना। तो योनि या वजाइना की स्ट्रक्चर भी आपने देख ली है, और ये इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं? अब हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। तो सहायक ग्रंथियों में आपको याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट ग्रंथियां, जो पहली इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो है बर्थोलिन ग्रंथियां, ठीक है। बर्थोलिन ग्रंथियों की अगर आप संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? बर्थोलिन ग्रंथियों की संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है? 2। और ये दोनों बर्थोलिन ग्रंथियां कहां पे उपस्थित होती है? ये हाइमन झिल्ली के आसपास उपस्थित होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो बर्थोलिन ग्रंथियों की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रंथियां जो है योनि द्वार के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो योनि द्वार होता है, ठीक है, योनि द्वार में आप देखेंगे ये है योनि द्वार। आप इस डायग्राम को थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, ये बाह्य जननांग का डायग्राम है, बाह्य जननांग में, ठीक है। तो बाह्य जननांग में आप देखेंगे ये होती है हाइमन झिल्ली। क्या होती है? ये एक झिल्ली होती है, जैसा कि हमने अभी आपको क्या बताया कि योनि के अंदर एक झिल्ली होती है, ठीक है। योनि के अंदर साइड एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन झिल्ली, ठीक है। तो ये जो हाइमन झिल्ली होती है, ये हाइमन झिल्ली के चारों तरफ, एक यहां पे हाइमन झिल्ली के चारों तरफ, एक यहां पे, और हाइमन झिल्ली के चारों तरफ एक यहां पे, ठीक है, 2 बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। तो हाइमन झिल्ली के दोनों तरफ, ठीक है, यानी जो पूरी की पूरी योनि है, योनि की संरचना के दोनों तरफ आप देखेंगे कि एक एक की संख्या में बर्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो ये बर्थोलिन ग्रंथियां होती है जो कहां पे उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है योनि के दोनों छोर पे, यानी योनि के एक छोर पे एक बर्थोलिन ग्रंथियां है और दूसरी छोर पे भी एक बर्थोलिन ग्रंथि है। तो हाइमन झिल्ली तो अंदर होती है, योनि की जो संरचना होती है, ठीक है, ये है वजाइनल ओपनिंग। वजाइना की संरचना आप देखेंगे तो वजाइनल ओपनिंग मतलब जहां पे वजाइना खुलती है ये है वजाइनल ओपनिंग। और ये जो पूरी की पूरी संरचना, ये किसकी संरचना है? ये वजाइना की संरचना है, ठीक है। ये किसकी संरचना है? ये वजाइना की संरचना है, यानी कि योनि की संरचना है। तो योनि की संरचना अगर आप लोग देखते हैं तो योनि या वजाइना की संरचना के चारों तरफ जो है एक एक की संख्या में बर्थोलिन ग्रंथियां जो होती है ये उपस्थित होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये लगभग लाल पीले रंग की होती हैं। इनके अगर आप देखेंगे कि इनका जो रंग होता है बर्थोलिन ग्रंथियों का वो या तो रेड कलर का रहेगा या तो येलो कलर का रहता है, यानी कि या तो ये लाल रंग के होते हैं या तो ये पीले रंग के होते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर आपको याद रखना है कार्य, इंपोर्टेंट कार्य आपको याद रखना है। जो बर्थोलिन ग्रंथियां होती है, ये बर्थोलिन ग्रंथियां क्या करती है? ये बर्थोलिन ग्रंथियां क्षारीय द्रव स्रावित करती हैं जो कि योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है ताकि मैथुन की क्रिया जो है आसानी से हो सके, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी बोल रहा है भैया कि ये जो दोनों बर्थोलिन ग्रंथियां होती है, बर्थोलिन ग्रंथियों का काम क्या होता है? इन दोनों बर्थोलिन ग्रंथियों का काम क्या होता है? चिकना बनाना। किसको चिकना बनाना? योनि को चिकना बनाना। तो योनि को चिकना बनाने के लिए ये दोनों ग्रंथियां क्या करती है? ये दोनों ग्रंथियां एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का स्रावण करती है। क्या करती हैं? ये जो बर्थोलिन ग्रंथियां हैं ये आपको याद रखना है कि क्षारीय द्रव का क्या करती हैं? क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करती हैं। किसका? क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करती हैं। और ये जो क्षारीय द्रव होता है ये क्या करता है? वजाइनल ओपनिंग यानी कि जो योनि होती है योनि को चिकना बनाने का कार्य करते हैं। तो योनि को चिकना बनाने का कार्य करते हैं क्षारीय द्रव। और ये क्षारीय द्रव कहां से उत्पन्न होंगे? तो इसका सिक्रेशन कहां से होता है भैया? बर्थोलिन ग्रंथियों से होता है। तो बर्थोलिन ग्रंथियों का कार्य केवल यही है कि ये क्षारीय द्रव का स्रावण करती हैं जो कि क्या करता है? योनि को चिकना बनाने का कार्य करता है। तो सबसे पहली जो सहायक ग्रंथि आपने देखी उसमें आपने देखी बर्थोलिन ग्रंथियां। तो बर्थोलिन ग्रंथि कहां होती है? ये योनि की संरचना के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, ठीक है। और ये लाल पीले रंग की होती है। इनका कार्य क्या होता है? तो ये एक क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करती हैं जो कि योनि को चिकना बनाने का कार्य करता है ताकि मैथुन की क्रिया जो होती है, संभोग की जो प्रक्रिया होती है वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2, ठीक है। तो बर्थोलिन ग्रंथियों की संख्या होती है 2 और बर्थोलिन ग्रंथियों का कार्य भी आपको समझ में आ गया। तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग बर्थोलिन ग्रंथियों को ले सकते हैं। ये इंपोर्टेंट ग्रंथि है। फिर इसके बाद एक और इंपोर्टेंट ग्रंथि है जिसको हम दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं या स्तन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथि बोलते हैं।
तो स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फीमेल की संरचना में आप देखेंगे कि इस प्रकार से स्तन ग्रंथियां जो होती है इस प्रकार से उपस्थित रहती है, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियां जो है किसी भी महिला के अंदर 2 की संख्या में होती है, ठीक है। छाती में यानी कि चेस्ट वाला जो भाग होता है उसमें आप देखेंगे कि 2 की संख्या में दोनों चेस्ट में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तरह से ये स्तन ग्रंथियां जो है उपस्थित रहती है। तो एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां और ये वसीय क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। वसीय क्षेत्र का मतलब कहां होता है? जिस क्षेत्र में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वक्ष गुहा वाले क्षेत्र में। जो वक्ष गुहा होता है, फेफड़े वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वक्ष गुहा। तो यह एक जोड़ी जो होती है स्तन ग्रंथियां वक्षीय क्षेत्र में, इसको आप वसीय लिखा है तो इसको आप लोग यहाँ पे वक्षीय क्षेत्र लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि वक्षीय क्षेत्र का मतलब है कि जो वक्ष गुहा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। किसी भी फीमेल का जो वक्ष गुहा वाला क्षेत्र होता है उस वक्ष गुहा वाले क्षेत्र में आपको याद रखना है कि ये जो स्तन ग्रंथियां होती है ये उपस्थित होती है, ठीक है। फिर किशोरावस्था आने पर क्या होता है? जैसे ही किशोरावस्था आती है वैसे ही महिलाओं के अंदर आप देखेंगे कि अचानक से प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से आप देखेंगे इनका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था के आने पर क्या होता है कि महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से किसी भी महिला के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है इनकी साइज भी क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे ही किशोरावस्था में कोई भी फीमेल पहुंचती है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि होती है, जिस कारण से इनका साइज में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, साइज जो है स्तन ग्रंथियों की बढ़ जाती है। जो स्तन ग्रंथियां होती है आप देखेंगे ये ग्रंथि ऊतक तथा वसीय ऊतक से बनी होती है, ठीक है। वसीय ऊतक मतलब मांसल जो टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो वसीय ऊतक से मिलकर के बनी होती हैं। और ये जो वसीय ऊतक होते हैं ना, ये जो वसीय ऊतक होते हैं, इन वसीय ऊतकों की जो मात्रा होती है वो परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील होती है, मतलब बदलती रहती है। तो हमने क्या कहा कि जो पूरी की पूरी संरचना होती है स्तन ग्रंथियों की, इसमें आप देखेंगे कि वसीय ऊतक पाए जाते हैं। कौन से ऊतक पाए जाते हैं? इनमें वसीय ऊतक पाए जाते हैं। तो ये वसीय ऊतक क्या करते हैं? ये वसीय ऊतक जो है परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील का मतलब क्या है कि इनकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा या कम होती रहती है, ठीक है। क्या होती है? इनकी मात्रा परिवर्तनशील होती है। जो वसीय ऊतक होते हैं ये किसी फीमेल के अंदर कम होते हैं, किसी फीमेल के अंदर ज्यादा होते हैं, जिस कारण से अलग अलग फीमेल के अंदर आप देखेंगे स्तन ग्रंथियों की साइज भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो स्तन ग्रंथियों के साइज अलग अलग होने का केवल यही रीजन है कि इनके अंदर जो वसीय ऊतक पाए जाते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है हर एक फीमेल के अंदर, जिस कारण से स्तन ग्रंथियों की साइज भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट टर्म है जिनके बारे में आपको नोट कर लेना। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन्स है जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो स्तन ग्रंथियों में आपको बस इतना याद रखना है कि स्तन ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2। और ये कहां पाई जाती है? तो ये वक्ष गुहा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि हमारे चेस्ट वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो चेस्ट वाला क्षेत्र होता है यहां पे स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। फिर किशोरावस्था आने पर इनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, तो इनकी साइज भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि स्तन ग्रंथियां जो होती है ये ग्रंथि ऊतकों की बनी होती है और इसके अलावा वसीय ऊतकों की बनी होती है। और जो वसीय ऊतक होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्तन की साइज होती है या स्तन ग्रंथियों की जो साइज होती है ये भी क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। फिर आप देखेंगे कि जो दुग्ध का निर्माण होता है, किसी भी फीमेल के अंदर जो दुग्ध का निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों में, तो उसके लिए एक हार्मोन्स जिम्मेदार है, ठीक है। और उस हार्मोन्स को हम बोलते हैं प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। उस हार्मोन्स का नाम क्या है? प्रोलेक्टिन हार्मोन्स। तो ये प्रोलेक्टिन हार्मोन्स ही क्या करता है? किसी भी फीमेल की स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरणा देता है। फिर इसके बाद दुग्ध प्रोटीन। अब आपसे पूछा गया कि दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है उसको हम बोलते हैं केसीन। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं केसीन। फिर दुग्ध स्रावी हार्मोन्स पूछा गया है कि कौन सा जो हार्मोन्स है वो दुग्ध का श्रावण करता है। श्रावण का मतलब है कि जैसे ही कोई भी बच्चा मादा के चूचक से क्या करेगा? अपने मुंह को अटैच करेगा, वैसे ही दुग्ध का श्रावण होता है। तो दुग्ध का जो श्रावण होगा उसके लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। फिर दुग्ध में उपस्थित शर्करा पूछा गया, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपको याद रखना है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध के अंदर। तो ये चारों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट करना है
किसी भी फीमेल के अंदर स्तन ग्रंथियों में जो दूध का निर्माण होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण होता है। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन होती है। दूध में दूध स्रावी हार्मोन्स कौन सा होता है, मतलब दूध जो बाहर निकलता है उसके सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार है? तो ऑक्सीटोसिन। फिर दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी होती है? तो लैक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्तन ग्रंथियों की संरचना होती है इसमें कई सारे ग्रंथि ऊतक बने होते हैं। इस प्रकार से कई सारी ग्रंथियां होती है। तो हमने क्या कहा कि ग्रंथि ऊतक और वसीय ऊतकों से मिलकर के ये जो पूरी की पूरी संरचना होती है ये बनी होती है। ठीक है, तो जो ग्रंथि ऊतक होते हैं और जो वसीय ऊतक होते हैं, इन ग्रंथि ऊतक और वसीय ऊतकों से मिलकर के ही किसी भी फीमेल की जो स्तन ग्रंथियां होती है वो विकसित होती है, यानी कि बनी होती है। तो सहायक ग्रंथियों में हमने दो इंपोर्टेंट ग्रंथि देखा। एक हमने देखा बर्थोलिन ग्रंथि, जो कि कहां उपस्थित थी? ये उपस्थित थी योनि यानी कि वजाइना के चारों तरफ एक एक की संख्या, दोनों तरफ एक एक की संख्या में उपस्थित थी। फिर स्तन ग्रंथियां कहां उपस्थित है? तो ये चेस्ट वाले पार्ट में, छाती वाले पार्ट में, यानी कि आप कह सकते हैं कि वक्ष गुहा वाले पार्ट में या वक्षीय गुहा वाले पार्ट में स्थित होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी 2 होती है और इनके द्वारा ही आप देखेंगे कि ये जो पूरी की पूरी स्तन ग्रंथियां होती है इनकी साइज हर एक फीमेल के अंदर इनकी अलग अलग होती है, क्योंकि इनके अंदर वसीय ऊतकों की संख्या या वसीय ऊतकों की मात्रा जो है परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है, कम ज्यादा होती है, जिस कारण से साइज भी क्या होती है? कम और ज्यादा होती है। हर एक फीमेल के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो स्तन ग्रंथियों की साइज होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार से होती है। तो ये सहायक ग्रंथियों में हमने खत्म कर लिया बर्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियां। अब इसके बाद एक इंपोर्टेंट भाग बचा है बाह्य जननांग, और बाह्य जननांग में आपको याद रखना है कि बाह्य जननांग में 5 इंपोर्टेंट भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग होता है जघन शैल, और जघन शैल एक ऐसा स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? मोन्स प्यूबिक। मोन्स प्यूबिक मतलब जो बाहरी भाग होता है, मोन्स प्यूबिक एक मांसल भाग होता है। क्या होता है? किसी फीमेल का जो बाह्य जननांग है उसमें जो मांसल भाग होता है, ठीक है, मांसल भाग को हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक। और इस मोन्स प्यूबिक में ही हेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर या हम जघन शैल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है बाह्य जननांग में इसको हम बोलते हैं जघन शैल। क्या बोलते हैं? जघन शैल बोलते हैं। और इसी जघन शैल वाले पार्ट में क्या होता है? हेयर जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना जघन शैल में क्या होता है? हेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हेयर, यानी कि बाल प्रेजेंट होते हैं किसी भी महिला के बाह्य जननांग में। तो जो जिस भाग में बाल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं जघन शैल। फिर होते हैं लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो 2 इंपोर्टेंट भाग होते हैं, आपको याद रखना है, इनर लेबिया और आउटर लेबिया। ठीक है, 2 लेबिया दिया गया है आपके सामने यहाँ पे। तो जो हमारा लेबिया का साइज बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। ठीक है, तो बड़ा वाला जो भगोष्ठ होता है यानी बाहरी वाला जो आप देखेंगे कि लेब होता है, बाहरी वाला जो लेबिया होता है ये जो होता है ये देख सकते हैं आप लोग। तो एक तो बाहरी वाला आपको ये होता है जो कि आपका बृहद भगोष्ठ है, और एक अंदर वाला होता है ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला भाग ये है आपका इनर, यानी कि किसी फीमेल के अंदर जो ये होता है आपका बृहद भगोष्ठ, और ये होता है क्या? ये होता है लघु भगोष्ठ। तो ये 2 संरचनाएं होती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे क्लाइटोरिस, ये सेंसिटिव पार्ट होता है किसी फीमेल का। ठीक है, किसी भी फीमेल का जो सेंसिटिव पार्ट होता है क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, ये क्लाइटोरिस होता है। तो क्लाइटोरिस जो है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद योनि छिद्र होती है। योनि छिद्र में आपको याद रखना है कि योनि का छिद्र जो होता है वही तो है योनि छिद्र। वजाइनल ओपनिंग मतलब योनि छिद्र। और इसी योनि छिद्र के माध्यम से क्या होगा? 2 इंपोर्टेंट प्रक्रियाएं होगी। पहली इंपोर्टेंट प्रक्रिया तो हमने पहले बता दिया आपको कि स्खलन के समय जब मादा और नर के बीच क्या होगा? मैथुन की प्रक्रिया होगी। तो स्खलन के समय जो वीर्य होगा उसको कौन प्राप्त करता है? सबसे पहले तो वजाइना के माध्यम से ही कोई फीमेल जो है उस वीर्य को प्राप्त करती है। तो पहला काम हो गया योनि छिद्र का। फिर इसके बाद योनि छिद्र के माध्यम से ही देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम टूट टूट करके मासिक चक्र में बाहर निकलते हैं किसी फीमेल के अंदर से, तो वो कहां से निकलते हैं? योनि छिद्र, यानी कि वजाइना के छिद्र के माध्यम से ही तो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये योनि छिद्र होता है। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे? यूरेथ्रल ओपनिंग। ऊपर साइड आपको एक और छोटी सी पतली झिल्ली या पतली आपको छिद्र दिखाई मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मूत्र छिद्र। क्या बोलते हैं? मूत्र छिद्र बोलते हैं। तो ये मूत्र छिद्र के माध्यम से कोई भी जो फीमेल होती है वो मूत्र का उत्सर्जन करती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक योनि छिद्र होते हैं, यानी आपको बाह्य जननांग में 2 छिद्र नजर आते हैं। एक छिद्र होता है मूत्र छिद्र, या आप इसको आसानी से कह सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। इसके अलावा एक जो दूसरा छिद्र होता है वो होता है वजाइनल ओपनिंग, यानी कि योनि छिद्र। तो योनि छिद्र और मूत्र छिद्र 2 छिद्र देखने को मिलते हैं कहां? किसी भी फीमेल के बाह्य जननांग की संरचना में। और जो क्लाइटोरिस होता है, ये क्लाइटोरिस जो होता है ये वाला भाग होता है, ये क्लाइटोरिस जो है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको
अच्छे से नोट कर लेनी है। ये बाह्य जननांग का डायग्राम है और इस बाह्य जननांग की संरचना में हमको दो छिद्र दिखाई देते हैं, एक योनि छिद्र हो गया और एक मूत्र छिद्र हो गया। इसके अलावा क्लाइटोरिस जो है सेंसिटिव पार्ट दिखाई देता है, ऊपर साइड मांसल भाग दिखाई देता है, जिस मांसल भाग को हम क्या बोलते हैं, जिस मांसल भाग को हम बोलते हैं मोन्स प्यूबिक, और इस मोन्स प्यूबिक में हेयर प्रेजेंट होती है जिस भाग को हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर, या हम जिनको जघन शैल बोलते हैं। तो ये पूरे के पूरे बाह्य जननांग का डायग्राम है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्तन ग्रंथियों का स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं। पूरी की पूरी बर्थोलिन ग्रंथियां हमने कवर करा दी आपको। अंडाशय की संरचना हमने पूरी की पूरी कवर करा दी। अंडाशय की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको कवर करा दी। इसके अलावा गर्भाशय हमने यूट्रस पूरा का पूरा कवर करा दिया। यूट्रस की जो भी मेम्ब्रेन होती है या लेयर होती है वो भी हमने आपको कवर करा दिया। फिर योनि यानी कि वजाइना क्या होती है ये भी हमने आपको कवर करा दिया। और अंडवाहिनी अंडवाहिनी क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, और पूरी पूरी अंडवाहिनी की स्ट्रक्चर भी हमने आपको कवर करा दी। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपको तैयार कर लेना है। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप यकीन मान के चलिए, आप अपने माइंड में ये मत सोचिए कि लंबा सा टॉपिक था सर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। और अगर एग्जाम में दिखाई नहीं भी देता तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये तो आपके एग्जाम में आता ही है। यानी मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे मादा जनन तंत्र का डायग्राम पूछेगा, इसके अलावा यहां से आपके अंडाशय का कार्य पूछेगा, फिर गर्भाशय के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको जाननी जरूरी है। अंडवाहिनी के बारे में भी आपसे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछेगा। पूरी की पूरी जो आपने योनि या वजाइना पढ़ी है, अपने गर्भाशय पढ़ी है, अंडवाहिनी पढ़ी है और बाह्य जननांग पढ़ा, यहां से भी कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको अंडाशय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर जो है जरूर तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी कि पूरे के पूरे मादा जनन तंत्र को हमने आज के इस वीडियो में कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।